टेस्ट में नहीं आएगा सरफेस। स्टार्ट करते हैं, चलो क्लियर है दोस्तों की खुशी आपको ही नहीं दिख रही है, सुन रही है? ओके सर, सब सही है। चलो इलेक्ट्रो के प्रीवियस ईयर में किसको डाउट है? देखो हाँ, एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के, उसके अंदर क्या है, नंबरिंग ना गलत हो रखी है। अगर आपके पास मॉड्यूल है अभी भी, पीडीएफ है, तो आप उसको ओपन करके देखो, उसकी नंबरिंग गलत हो रखी है। गलत इन द सेंस की 12 के बाद फिर 12 का ही आंसर दिया हुआ है, 12 के बाद 12 का आंसर दिया हुआ और लास्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं गिवन है। 12 के बाद नंबरिंग गलत होगी, 12 के बाद 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, इस तरह आएंगे। देखो अगर किसी के पास बुकलेट है तो उसको मेंस प्रीवियस ईयर के आंसर्स को देखो एक बार, 12 के बाद 12 लिखा हो, उसको सही कर लेना आप। काफी सारे के डाउट आ रहे हैं उसके अंदर कि सर आंसर गलत है, मतलब डाउट्स हैं, वो डाउट्स नहीं हो, तुम्हारा आंसर ठीक है उसके अकॉर्डिंग, बट जो पीछे आंसर गिवन है ना वो गलत है, उसका सीक्वेंस गलत है। 12 के बाद दोबारा 12 लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, देखो मतलब 12 है और फिर 12 है और फिर 13 है, फिर 14 है। कहने का मतलब कि ये 12 तो ठीक है, बट ये 12 नहीं आएगा, ये एक्चुअल में क्या होगा, ये एक्चुअल में 13 होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा, 14 होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा, 15 होगा। तो लास्ट में 26 आएगा शायद, और क्वेश्चन है हमारे 27 है, तो ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग आपने लिख लेनी है उसके ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो उससे आंसर गलत नहीं है, और आंसर तो बिल्कुल सही है, नंबरिंग गलत हो रखी है। ठीक है ना? हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ठीक कर लेना उसको। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट, जो हमारा टॉपिक है कैटालिसिस का पार्ट रह गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा ना मैंने देखा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था लैंगमेयर थ्योरी ऑफ एडसॉर्प्शन के ऊपर भी आए हुए थे। हमने सिर्फ एक ही थ्योरी की थी अब तक, फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल, 4 से 5 थ्योरी हैं, बट लैंगमेयर के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए थे, 2 थ्योरी हम कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी 2 हायर क्लास में पढ़ते हैं, नीट और आईटी में उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा बाकी थ्योरीज के ऊपर, बट लैंगमेयर के ऊपर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो इसलिए लैंगमेयर थ्योरी भी कर लेते हैं उसमें। ओके, देखो लैंगमेयर थ्योरी में क्या है, लैंगमेयर थ्योरी जो है वो सिर्फ मेटल की सरफेस के ऊपर गैसेस के एडसॉर्प्शन के बारे में बात करती है। जो मेटल की सरफेस है उसके ऊपर क्या होगा, गैसेस का एडसॉर्प्शन होगा। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये थ्योरी बोलती है कि देखो होता भी है एक्चुअल में ऐसे है कि जैसे कोई हमारी मेटल की सरफेस है उसके ऊपर एडसॉर्प्शन होगा, हाँ कोलिजन होगा, उसके ऊपर एडसॉर्प्शन होगा, तो होता ये है कि कभी भी पूरा का पूरा एडसॉर्प्शन नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेटल की जो साइड्स है ना, मेटल की साइड्स वो कभी भी कंप्लीटली अनऑक्यूपाइड नहीं होती, मतलब वो बिल्कुल पूरा का पूरा वो एक्टिव नहीं होता, मतलब उसके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ गैस एब्जॉर्ब हो रखी होती है, थोड़ी बहुत गैस एब्जॉर्ब हो रखी होती है। ठीक है, तो कभी भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता, जैसे पूरी की पूरी सरफेस क्लीन है तो कहूंगे भी हाँ यहाँ पे पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ गैसेज उसके अंदर ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रखी होती हैं, और जो हम बात करते हैं वो हम उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है ना? तो ये कि द सॉलिड एब्जॉर्बेंट सरफेस कंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, वही बात करूं, डेफिनेट नंबर में एक्टिव साइट्स होती हैं, कंप्लीट नहीं, मतलब जो टोटल साइट्स है ना, टोटल साइट्स ज्यादा होंगी, और जो एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स क्या होंगी, एक्टिव साइट्स कम होंगी, वो दोनों इक्वल नहीं होंगी, टोटल साइट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी, जो एक्टिव साइट्स क्या होंगी, एक्टिव साइट्स कम होंगी। ओके, ऑफ द एब्जॉर्बेंट कैन एब्जॉर्ब, बात समझ रहे हो ना मेरी क्या कह रही है? जैसे मान लो कि टोटल साइट यहाँ पे 100 है, तो मे बी एक्टिव साइट उसके अंदर 80 निकले, 20 के ऊपर ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन हो रखा हो। ओके, तो वही है कि कभी भी वो कंप्लीटली अनऑक्यूपाइड नहीं होती, कुछ ना कुछ उसके अंदर दूसरी गैसेस भी एब्जॉर्ब होती हैं, तो वही लैंग्वेज थ्योरी ने पहले पोस्टेड उसका ये बोलते हैं। ओके, ऑल द साइट्स आर इक्वली प्रोबेबल फॉर द कवरिंग, ये बोल रहा है कि जो भी हमारी मेटल की सरफेस है उसके ऊपर जो भी एक्टिव साइट्स है, जो भी एक्टिव साइट्स है, सारों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। गैस का ऐसा नहीं है कि भी हाँ जो राइट हैंड साइड उस पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे कम होगी, या कॉर्नर पे ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, सारों की जो प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है उसकी। ओके, द गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ द एडसॉर्बेंट डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता है कि जैसे कोई मेटल की सरफेस है, ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब जब नॉर्मल जब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर क्या, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, उसके बीच में होगी ना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बट जैसे ही वो एक बार एड्सॉर्प्शन उन्होंने शो किया, जैसे ही वो उन्होंने एक बार एड्सॉर्प्शन शो किया, तो गैसेस की आपस में इंटरेक्शन खत्म हो जाएंगे, गैसेस की आपस में इंटरेक्शन खत्म हो जाएंगे, द गैसियस मॉलिक्यूल ऑफ द एडसॉर्बेंट डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर। ऐसे कहते हैं मैंने कहा ना मैं अपना काम करी हूं, पढ़ने में तो परेशान मत करो, कुछ होता ही मेरा सारा
अब म्यूट हो गया, सॉरी म्यूट हो गया, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि क्या बता रहा था, जो गैसेज एक बार एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो उसके बाद में उसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे, वो उनके बीच में कोई भी ना तो अट्रैक्शन होगी ना ही उसके बीच में रिपल्शन होगी। गैसेज जब तक एब्जॉर्ब नहीं है तब तो उसके बीच में इंटरेक्शन होती है, तो हमें पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिपेंड भी करता है कौन सी गैस है तो उसके अकॉर्डिंग फोर्सेस होंगी। ओके, बट जैसे एक बार एब्जॉर्प्शन होगी वहां पे, उसके बाद आपस में कोई भी इंटरेक्शन शो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है जो मेटल की सब मैंने आपको पहले बताया था कि ज्यादातर जितनी भी थ्योरीज है सारी की सारी वो मोनोलेयर की बात करते हैं, सिंगल लेयर की बात करते हैं। लैंगमर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर भी क्या है, ये इसके अंदर भी सिंगल लेयर की बात करें कि जो गैसेस जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे सॉलिड सरफेस पे तो वो क्या करेंगे, सिंगल लेयर को फॉर्म करेंगे। ओके, मल्टी मोनो लेयर की बात कर रहे हैं, मल्टी लेयर की बातें नहीं कर रहे हैं। और द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन नेचर, ये हमें पता ही है, मैंने आपको बताया था कि एक मेटल की सरफेस है, ऊपर गैसेज है, तो क्या होंगी, वो जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब जैसे वो जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ये नहीं है कि सारी की सारी गैसेज एटमॉस्फेयर में सारी सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, जितनी हो पाएंगी सिंगल एयर में उतनी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, बाकी कुछ रह जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनके बीच में फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन उनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो वही ये थ्योरी बोल रही है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन नेचर। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नए जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो पुराने ऑलरेडी एब्जॉर्ब हैं वो जाके क्या हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन शो करेंगे। ओके, तो ये उसके बेसिक पोस्टुलेट्स हैं। हाँ जी बताओ, इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो। अब देखो, अब हमें पता है कि जी क्या है, जी गैस है कोई, और एस क्या है, सबस्ट्रेट बोलते हैं या नॉर्मल जो हमारी मेटल की सरफेस है। ओके, जो हमारी मेटल की सरफेस है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमें पता है कि जी गैस है, एस क्या हमारी मेटल की सरफेस है, तो एक जीएस बनेगा, कंपाउंड नहीं बनेगा एक तरह से, ये जी जाके उसके ऊपर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, जी उसके ऊपर जाके जिसके ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो चुका है। ओके, अगर रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी तो के ए उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, रिएक्शन अगर हमारी बैकवर्ड जाएगी तो के बी उसका हमारा कांस्टेंट होगा। ओके, रेट कांस्टेंट होगा। के फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड मतलब एब्जॉर्प्शन का है ये, और जो केबी है, केबी क्या है हमारा, वो डिसॉर्प्शन का है। के किसका एब्जॉर्प्शन का, केबी किसका, वो डिसॉर्प्शन का। और इक्विलिब्रियम में हमें पता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ओवरऑल नेट चेंज तो कोई आ ही नहीं रहा। और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, के इंटू में जी इंटू में एस, के इंटू में जी इंटू में एस। और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन क्या होगा, जब डिसऑर्प्शन मतलब रिएक्शन हमारी ऐसे जा रही है तो फिर के बी इंटू में जी एस, के बी लिखो या फिर डी लिखो, डी लिखना चाहो डी लिख लो, यहाँ से डिसऑर्प्शन, ए एब्जॉर्प्शन डी डिसऑर्प्शन, डी कर लेना इसको। ओके, के डी कर लो इसको, डिसऑर्प्शन। तो के इंटू में आ गया तो के बाई के डी आ जाएगा, के बाई के डी क्या जी एस अपॉन जी इंटू एस, और ये हम बताए के ओवर इक्विलिब्रियम मान लेंगे। इसी को हम बोलते हैं लैंगमुयर कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, लैंगमुयर कोएफिशिएंट बोलते हैं, लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको। ओके, ये तो था नॉर्मल था, जीएस के टर्म्स में हमने इसकी बात की। अगर हम बात करें इसके अंदर थीटा के टर्म्स में, थीटा मैंने आपको बताया था, जैसे थीटा तो हमने एब्जॉर्प्शन उसके अंदर क्या किया था, थीटा हमने किया था फैमिली के अंदर x बाय m। x क्या था हमारा, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, और m क्या था, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट था। ओके, इस तरह हम यहाँ पर भी बात करते हैं, यहाँ पे हम एक्टिव साइट्स की बातें कर रहे हैं। लैंगमुयर एब्जॉर्प्शन में क्या हम एक्टिव साइट्स की बात कर रहे हैं कि टोटल नंबर में साइट्स कितनी थी, नंबर में एक्टिव साइट्स कितनी थी। ओके, तो वही है जो हम यहाँ से थीटा निकालेंगे, वो क्या होगा, नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल, कितनी साइट्स अवेलेबल है, टोटल साइट्स कितनी है, और नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाई, कितनी साइट्स ऑक्यूपाई हुई है, वही टोटल कितनी है, और उसमें एब्जॉर्प्शन कितनों ने शो किया है, एब्जॉर्प्शन कितनों ने शो किया है। और P है हमारा प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, हमारा प्रेशर ऑफ गैस है। ओके, अब यहाँ से मेन हमारा डेरिवेशन शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब हर एक बुक में ना अलग अलग से लिखा हुआ है, सो बुक्स को फॉलो नहीं करना, जो मैंने करा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। सर ये नंबर ऑफ साइट्स कैसे गिनते हैं भाई, ऐसे कैसे गिन सकते हैं नंबर ऑफ साइट्स को, सारी थ्योरेटिकल चल रही है, ओवरऑल बात करते हैं ना, बल्क में बात करते हैं तो फिर उसको जनरलाइज कर देते हैं चीजों को। ठीक है, अब देखो जीएस जी प्लस एस है, और के इसका फॉरवर्ड हो गया, केडी क्या हो गया, इसका बैकवर्ड हो गया। और जैसे मान लो इसकी पहले कितनी थी, इसका तो 1 था टोटल साइड्स इसमें, और इसकी कितनी थी, मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई ही नहीं, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं, तो जो हमारा थीटा है, थीटा 1 होएगा फॉर इसके लिए, और जीएस तो जब भी हुआ ही तो 0 हो जाएगा। मान लो कि 1 में से कुछ फ्रैक्शन ऑफ साइड्स, कुछ फ्रैक्शन में क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, कुछ फ्रैक्शन में क्या हो गया, कुछ थीटा क्या है, थीटा हमारा फ्रैक्शन में है ना, वैल्यू क्या होगी इसकी, लेस देन 1 होगी, तो 1 में से कुछ कम होगी, कुछ फ्रैक्शन में साइड्स कम होगी है,
उतनी ही साइड्स पे क्या होगा, उतनी ही साइड्स पे एड्सॉर्प्शन होगी, उतनी साइड्स पे क्या होगा, उतनी ही साइड्स पे एड्सॉर्प्शन शो होगी। ओके, तो अब रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या निकलेगा यहाँ से, जो गैस है, गैस का प्रेशर पी प्रेशर है गैस का, तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या निकलेगा, के इनटू में पी और इनटू में 1 माइनस थीटा, और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन कैसे निकलेगा, के डी इनटू में थीटा, के डी इनटू में थीटा। ओके, और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, संबंध करना है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या हो जाएंगे, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसऑर्प्शन दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, और हमें पता है, देखो एड्सॉर्प्शन में पी क्या है, हमें पता है कि जितना ज्यादा गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उतनी ही एड्सॉर्प्शन क्या होगी, उतनी ही एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि जितना गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उतनी एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। ओके, इक्विलिब्रियम में दोनों क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में दोनों सेम आ जाएंगे। सो के बाय के डी अल्टीमेटली थीटा अपॉन में पी इनटू 1 माइनस थीटा। के बाय के डी को नॉर्मल कैपिटल के लिख दिया, नॉर्मल कैपिटल क्या लिख दिया, नॉर्मल कैपिटल के लिखते हैं। ओके, अब देखो थीटा की यहाँ पे कोई यूनिट नहीं, यहाँ से ना के की जो के है हमारा, के क्या है हमारा, लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है, के क्या है हमारा, लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट है। थीटा की कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव साइड्स की बात कर रहे हैं, नंबर है जस्ट एक। और पी क्या, पी हमारा प्रेशर है, तो जो के है ना लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट क्या आएगी, पास्कल इनवर्स आ जाएगी। पास्कल मतलब अगर प्रेशर पास्कल में पास्कल इनवर्स आएगी, बार में लेंगे बार इनवर्स, जब जनरली हम पास्कल में बात करते हैं इसमें, तो पास्कल इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। ओके, अब देखो केपी क्या आएगा, यहाँ से पी इधर चला गया, तो केपी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, 1 माइनस थीटा को इधर मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली हमने थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, जो कि आ गया हमारे पास केपी अपॉन 1 प्लस केपी, केपी अपॉन 1 प्लस केपी। ये जो के इंटू पी नहीं है, ये नहीं है, ये के है हमारा एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इंटू में पी है प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट, ये हमारा प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट है, कभी इसको केपी लिख दो, केपी नहीं है ये, के इंटू में पी है, कैपिटल के इंटू में कैपिटल पी, के क्या है लैंगमेयर एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, पी क्या भी प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेट है। जहां से हमारा थीटा निकल गया है, और इसके बाद देखो कैसे निकालोगे, थीटा आ गया यहाँ से। अब देखो इसके बीच में ना ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, जब प्रेशर बहुत कम होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बताओ लो प्रेशर पे कौन से ऑर्डर की फॉलो करती है, हाई प्रेशर पे कौन से ऑर्डर का फॉलो करता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। जब प्रेशर बहुत कम होगा, जब प्रेशर बहुत कम होगा, इसका मतलब है कि केपी बहुत कम होगा, जब प्रेशर बहुत कम होगा तो केपी क्या होगा, केपी हमारा बहुत कम होगा, तो 1 प्लस केपी अप्रोक्स 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 प्लस केपी किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रोक्स 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, केपी के इक्वल आ गया, थीटा किसके इक्वल आ गया, केपी के इक्वल आ गया। कहने का मतलब जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की पावर 1 के, थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की पावर 1 के है। तो इसका मतलब है कि जब प्रेशर लो होगा तो पावर 1 के है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो किया। ओके, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, एट वेरी हाई प्रेशर, जब प्रेशर बहुत आ रहा है तो केपी बहुत ग्रेटर होगा 1 से, केपी होगा बहुत ग्रेटर होगा 1 से, तो उस केस में 1 प्लस केपी को हम अप्रोक्स केपी लिख सकते हैं, 1 प्लस केपी का अप्रोक्स केपी लिख सकते हैं। तो जब 1 प्लस केपी का अप्रोक्स केपी लिखेंगे तो ऊपर से ऊपर तो केपी है, नीचे भी क्या है केपी, तो केपी से केपी अल्टीमेटली क्या हो गया, कैंसिल होगा, थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, और वो लिख सकते हैं पी की पावर 0 के। तो जब बहुत हाई प्रेशर होगा तो फिर ऑर्डर क्या होगा उसका, जीरो ऑर्डर फॉलो करेंगे। ओके, तो अगर इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे थीटा वर्सेस पी, जब प्रेशर कम है तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा, बिल्कुल डायरेक्टली होगा, जब जैसे से, और जब बहुत हाई प्रेशर है तो फिर ये जीरो ऑर्डर आएगी, बिल्कुल इसके इंडिपेंडेंट आएगी, और बीच में थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा यहाँ से, जब प्रेशर ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है, तब फ्रैक्शन में डिपेंड करेगा, पी की पावर 1/2, पी की पावर 1/4, इस तरह से डिपेंड करेगा उसके ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन यही आता है लैंगमेयर ऑप्शन में कि जब प्रेशर हमारा कम है तो बताओ कौन सा ऑर्डर होगा, और जब प्रेशर बहुत हाई है तो बताओ उसका ऑर्डर क्या होगा। तो प्रेशर जब अगर कम है तो फर्स्ट ऑर्डर, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा है तो वो जीरो ऑर्डर फॉलो करेंगे। ओके, हाँ जी बताओ यहाँ तक क्लियर है, बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं है। डॉटेड पार्ट तो दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम हाई की और लो की बात किए तो डॉटेड पार्ट की तो बात करेंगे ना, बीच में पूरा तो कंप्लीट करना है ना, कि जब इंटरमीडिएट में प्रेशर होगा तो फ्रैक्शन में डिपेंड करेगा, पी की पावर कुछ भी, वही जैसे हमने लैंगमेयर की उसमें फ्रेंडिश में किया पी की पावर 1/n, n कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, उस तरह से हम बात करें। ओके, चलो अब देखो जो हमारा थीटा है ना, थीटा है
थीटा को ना अगर हम वॉल्यूम की टर्म्स में अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की थीटा क्या है हमारा ग्राफ ही आता है। देखो ग्राफ मैं पहले बता रहा हूँ कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ही मत करना, लिख लेना कॉपी पे जब इसको नोट करोगे, नोट फॉर सीबीएसई कंपटीशन के लिए। और कंपटीशन में आपको पता है कि ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं ज्यादातर, और थोड़ा बहुत इसका लास्ट में फॉर्मूला लिखा है थीटा इज इक्वल टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी, और लो पे कौन सा ऑर्डर होगा, हाई पे कौन सा ऑर्डर होगा, यही इंपॉर्टेंट है ये तो। ओके, डेरिवेशन याद नहीं करनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि सीबीएसई के लिए नहीं तो डेरिवेशन को याद करेंगे। अच्छा, जो अगर हम थीटा को ना वॉल्यूम्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें, देखो वॉल्यूम की टर्म्स में की मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस की टर्म्स में, वॉल्यूम ऑफ गैस की टर्म्स में। अब टोटल नंबर ऑफ साइड का मतलब ये नहीं है कि मेटल का हमने वॉल्यूम ले लिया ना, टोटल नंबर ऑफ साइड्स है उस पर कितना वॉल्यूम गैस का आ सकता है, टोटल साइड्स हैं जितनी भी उस पर कितना वॉल्यूम गैस का आ सकता है, वो मैंने मान लिया वीएम। और कितना एक्चुअल में आया है, मैंने बताया ना कि 100% कम भी नहीं होती, एक्टिव साइड्स नहीं होती, 100 से कम होती है, तो कितना आया है दैट इज वी एब्जॉर्प्शन, कितना टोटल है दैट इज वी एम, वॉल्यूम है ये गैस की बात कर रहे हैं, कितना आ सकता है वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस ऑफ एब्जॉर्बेड। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू केपी अपॉन 1 प्लस केपी, तो इसको लिख दिया हमने वी एब्जॉर्प्शन अपॉन वी एम, वी एब्जॉर्प्शन अपॉन वी एम। ओके, इसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया, वी एम ऊपर चला गया, वी एब्जॉर्प्शन नीचे आ गया, और ऐसे ही 1 प्लस केपी ऊपर चला गया और केपी नीचे आ गया। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, 1 बाई केपी अलग कर दिया यहाँ पे, और kp बाई kp आएगा तो वो 1 आ जाएगा। ओके, और vm जो ऊपर था उसको हमने नीचे ले आया यहाँ पे, तो vm यहाँ पे आ गया और vm यहाँ पर ले आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया 1 बाई v ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस 1 बाई p, 1 बाई v ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस 1 बाई p में किया। सो दिस ये हमारा y हो गया, ये हमारा m, ये x और ये c हो गया। इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव और स्लोप भी क्या, स्लोप भी हमारा पॉजिटिव है। सर वीएम मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा, 1 बाई वी ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस 1 बाई पी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है। 1 बाई पी क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है, और 1 बाई वी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, वो हमारी वाई एक्सिस है। और ये 1 बाई के वीएम ये क्या आ गया, हमारा स्लोप आ गया। यूनिट देख लो, देखो मैंने बताया ना के की यूनिट क्या होती है, क्या है हमारा एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, पास्कल इनवर्स, पास्कल इनवर्स। ओके, पास्कल इनवर्स ऊपर जाएगी, आप जाएगा पास्कल में जाएगी, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की सेंटीमीटर पावर माइनस 3। ओके, और इसकी भी क्या होगी, सेम सेंटीमीटर पावर माइनस 3, तो 1 बाई वीएम क्या होगा इसका, ये हमारा इंटरसेप्ट होगा। वी एब्जॉर्प्शन क्या है, वी एब्जॉर्प्शन है हमारा कितने जो एक्टिव साइड्स है उस पर कितना वॉल्यूम हमारा गैस का आ सकता है, कितना वॉल्यूम गैस का हमारा आ सकता है, और वीएम टोटल साइड्स पे कितना वॉल्यूम आ सकता है गैस का, वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं, वी एब्जॉर्प्शन में वीएम वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं। जो टोटल जितने मान लो कि हमारे पास 100 एक्टिव साइड्स हैं, तो 100 एक्टिव साइट्स पे जितना भी वॉल्यूम आ सकता है 100 पे, तो वो हो गया हमारा वीएम। अब मान लो कि 100 में से 80 अवेलेबल है, 80 पे जितना वॉल्यूम आएगा दैट इज वी एब्जॉर्प्शन, 80 पे जितना आएगा वो क्या होगा, वो हमारा वी एब्जॉर्प्शन होगा वो। ओके, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है वी एब्जॉर्प्शन और वीएम, क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा चलो, ये तो ग्राफ बनाया हमने 1 बाई वी ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस 1 बाई पी। एक ग्राफ हो रहा है, वो है p बाई वी ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस p, p बाई वी ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस p। तो ये हमारा ये जो इक्वेशन आई थी हमारी लास्ट से आ गई थी, जो हमने पीछे रिजल्ट किया था यहाँ से आई थी। इसको पूरे इक्वेशन को बस वही है कि p से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी को p से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे p बाय आएगा, यहाँ पे p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे p बाय वीएम आएगा। अब की बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे p बाय वी ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस p के बीच में। ओके, तो अब हमारा p के बीच में करें तो 1 बाई वीएम, ये इतना क्या होगा, ये हमारा स्लोप हो जाएगा 1 बाई वीएम, और ये 1 बाई केवीएम क्या होगा, 1 बाई केवीएम हमारा इंटरसेप्ट है, दोनों में चेंज होंगे इस तरह से। यहाँ पे 1 बाई केवीएम स्लोप है और यहाँ पे 1 बाई वीएम इंटरसेप्ट है, चेंज होगा क्योंकि हम की बार ग्राफ हम p बाई वीएम ऑप्शन वर्सेस p के बीच में बना रहे हैं। ठीक है, तो बस ये ग्राफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2-3 ग्राफ देखे तो कहा दिया आपको मैंने। इतना ही है लैगमैन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हाँ जी बताओ, क्लियर है इतना, बताओ इसके अंदर किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर ना, कल वाले नोट्स लिख लिए थे सबने, जो मैंने कल नोट्स आपको सेंड किए थे, कॉपी में नोट कर लिए थे वो। चलो बढ़िया,
ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक मैंने बताया ना, जो आपकी जो सरफेस केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो जो हम पढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं एडसॉर्प्शन, एक हमने किया पढ़ा कोलोइडल सॉल्यूशन, बुक्स के अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन बाद में लिखा होता है, और एक हम पढ़ते हैं कैटालिसिस। और मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स में दिए हैं और जो एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, सारे एग्जांपल्स आपने याद करने, इवन सारे आपने याद कर लेना, रट्टा लगा लेना इनका, क्योंकि अगर एग्जांपल्स याद है तभी क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, आप देखोगे क्वेश्चन सोल्व करोगे आज आप तो सिंपल क्वेश्चन आना है, थ्योरी का आना, बट वही कि अगर आपको एग्जांपल्स याद हैं तभी आप इसको सही से सोल्व कर पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैटालिसिस। कैटालिसिस हमें पता है कि कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके या फिर ज्यादा करके क्या करते हैं वो, और जो रिएक्शन है, रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो जाएगी हमारी तो रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे हाँ तो हमारी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी वो स्लो हो जाएगी, रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा उसका। ओके, और ये इससे ना ओवरऑल एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं आता जो हमारा कैटलिस्ट है। वैसे कैटलिस्ट वाला मेन जो पोर्शन है, बेसिक पोर्शन है, मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कराया था ना केमिकल काइनेटिक्स में, मैंने शायद पीडीएफ एक वीडियो सेंड की थी। हाँ, जैसे अगर ओवरऑल एक्टिवेशन, ओवरऑल एनर्जी का मतलब है कि ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, ये हमारी रिएक्टेंट की और ये हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी, ये हमारी ओवरऑल एनर्जी आती है। तो ओवरऑल एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं आएगा कैटलिस्ट से, मतलब अगर कोई हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट से क्या होगा, ये पाथ आ जाएगा, बट ओवरऑल जो एनर्जी है हमारी, ओवरऑल एनर्जी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट है तो वो बढ़ा देगा इसको, तब भी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी है ना वो हमेशा सेम रहेगी, उसमें चेंज कभी भी नहीं आएगा। तो वही ये बोल रहे हैं, दो डेफिनेशन है इसकी, दोनों के अंदर वो सेम बात ही कर रहे हैं। ओके, अब देखो एक ना हमारा, एक तो हमने पढ़ा था कैटेगरी पढ़ी थी पॉजिटिव कैटलिस्ट और हमने पढ़ा था नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होंगे, रिएक्शन की क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या था, जो रेट ऑफ रिएक्शन को, जो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के। ओके, सो एक दो टाइप के हम कैटलिस्ट और पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम होमोजेनियस कैटलिस्ट और एक पढ़ते हैं हम हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। होमो का मतलब सेम, सेम का मतलब है कि जिस फेज में हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जिस फेज में हमारे रिएक्टेंट्स हैं, अगर उसी फेज में हमारा कैटलिस्ट हो, जिस फेज में हमारे रिएक्टेंट हैं अगर उसी फेज में हमारा कैटलिस्ट हो तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिस्ट। फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट शुड बी सेम, उसको क्या बोलते हैं, उसको होमोजेनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। जो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट की जो फेज है और जो हमारा कैटलिस्ट का जो फेज है, अगर दोनों का फेज सेम है तो वो होगा हमारा होमोजेनियस कैटलिस्ट। ओके, अब जैसे ये रही हमारी SO2 प्लस O2, क्या मिलेगा हमें, SO3 मिलेगा, वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये, और NO क्या है, यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो ये गैस है, ये भी गैसेस है, ठीक है। तो ये क्या होगी कि होमोजेनस कैटलिस्ट के एग्जांपल हो गए। ओके, ऐसे हम बात करते हैं हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में वही बात है कि अगर जो हमारा फेज है कैटलिस्ट का, अगर वो डिफरेंट हो, जो हमारे रिएक्टेंट्स है, जैसे A और B सॉलिड है ये, और ये हमें गैस गिवन है, तो फिर ये क्या हो गया, ये इसका जो वो है डिफरेंट हो गया फेज, तो ये क्या होंगे, ये हमारे हेटेरोजेनस होंगे। ओके, जैसे ये है कि SO2 प्लस O2 प्लेटिनम की सरफेस पे करा रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा, ये हमारा हेटेरोजेनस एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे। ओके, वो ये कि हाइपर प्रोसेस के अंदर हम आयरन यूज करते हैं, तो आयरन क्या कैटलिस्ट का काम करता है, तो ये क्या होगा, ये भी हेटेरोजेनस का एग्जांपल आ गया यहाँ पे। ओके, NH3O2, तो ये भी प्लेटिनम की सरफेस पे, तो ये भी क्या आ गया हमारा हेटेरोजेनस का एग्जांपल आ गया। टाइप ऑफ कैटलिस्ट हमें पता है कि उसके रिएक्शन के बेस पे पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट, ये कुछ। अब देखो वही है कि इसके अंदर ना एग्जांपल्स बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, तो मेरे को एक पीडीएफ थी मेरे पास, इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, देखो कितने सारे एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट के भी और नेगेटिव कैटलिस्ट के भी। ठीक है, आयरन है, आयरन हमें पता है कि ये रिएक्शन आपको कराई हुई है हाइपर प्रोसेस, इसके अंदर 200 एटमॉस्फेयर के नाम प्रेशर रखते हैं, 400 से 500 या फिर 700 तक इसमें टेम्परेचर लेके जाते हैं। ओके, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट की उससे फेस से कोई नहीं मतलब है आपको, आपने सिर्फ रिएक्टेंट का देखना है और आपने किसका देखना है, सिर्फ आपने कैटलिस्ट का देखना है, प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का नहीं देखना आपने। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल है पॉजिटिव कैटलिस्ट के, वही है हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट हमें बताइए तो क्या करेगा, जो
क्या करेगा, कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको वो इंक्रीज कर देगा। ओके, तो ये कुछ हमें पता है कि देखो जब हमने केमिकल काइनेटिक्स किया था तो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया था ना, एक होती है हमारी बहुत ही फास्ट रिएक्शन, एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं करते। फिर हमने कहा था कि यहाँ पे हम कैटलिस्ट को ले आते हैं, जो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है उसमें हम कैटलिस्ट को ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, रिएक्शन जो है हमारी वो मतलब थोड़ा टाइम लेगी रिएक्शन होने में। तो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है ना, बहुत फास्ट होती है, उसकी हम काइनेटिक्स को स्टडी नहीं कर सकते। इतनी फास्ट एक्शन होगी तो हम उसको मैकेनिज्म बता ही नहीं पाते, उसकी काइनेटिक्स को स्टडी ही नहीं कर पाते हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उसको कैटलिस्ट डालते हैं, और उसकी जो जो स्पीड है, जो जैसे जो टाइम लेगा, टाइम हमको ज्यादा लेगी रिएक्शन कंप्लीट होने में, फिर हम उसकी काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो ये हमारे नेगेटिव गैसेस के एग्जांपल्स हैं। ओके, पीएल टेट्राइथाइल, तो ये भी नेगेटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल है। एंटी नॉकिंग एजेंट, बताओ मेरे को एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होते हैं, पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा है कभी एंटी नॉकिंग एजेंट? बताओ क्या होता है एंटी नॉकिंग एजेंट? जो हमारे, हाँ बताओ क्या होते हैं, जो हमारे सर पॉजिटिव गैस इनलेट। देखो एंटी नॉकिंग एजेंट एक तो ये होता है कि जो हमारे जो फ्यूल है ना, फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे टेट्राइथाइल है, टेट्राइथाइल इज आल्सो नोन एज एंटी नॉकिंग एजेंट व्हिच डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सोट अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन की कंसंट्रेशन को कम करेगी। इसका मतलब है कि बर्न्ड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो हमारा फ्यूल है ना, फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। फ्यूल है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या करते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। जैसे जैसे आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो एक एक्स्ट्रा माइल फ्यूल आता है, एक्स्ट्रा माइल करके फ्यूल आता है, और वो थोड़ा कॉस्टली भी होता है, 4-5 रुपए का फर्क होता है उसके अंदर। सुना है कभी इस तरह से एक्स्ट्रा माइल? अब नहीं आता, मतलब पहले जनरली ज्यादा फेमस हुआ था वो, अब सारे ही एक ही बराबर आ रहे हैं, किसी किसी पेट्रोल पंप पे मिलता है वो एक्स्ट्रा माइल फ्यूल आता है। हाँ, बाइक में एक्स्ट्रा माइल फ्यूल करके डलता है वो, उसको थोड़ा कॉस्टली भी होता है। वही है कि वो थोड़ा सा ना, वो उसकी जो एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है, मतलब जो बाइक है, बाइक या आपकी गाड़ी जो, उससे उससे वो ज्यादा किलोमीटर चलेगी, एवरेज ज्यादा देगी वो। तो वही है, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। एबीसी टाइप लिखा होता है शायद पेट्रोल पंप पे, मतलब पहले होते थे ज्यादा, पहले ज्यादा कैटेगरी बनाई होती है, अब नहीं है, अब जनरली इतनी बात नहीं करते। पर एक्स्ट्रा माइल करके एक होता है कैटेगरी, तो पता नहीं मेरे को, पावर फ्यूल शायद पावर फ्यूल है। ठीक है, चलो ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? देखो ऑटो कैटलिस्ट होते हैं कि जो हमारे रिएक्शन में बनते हैं, एक तो हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, एक होते हैं ऑटो कैटलिस्ट जो रिएक्शन में अपने आप बनते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट। जो रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वही कैटलिस्ट का काम करेगा, वही क्या करेगा, वही कैटलिस्ट का काम। जैसे इसके अंदर बहुत ही बड़ी एग्जांपल लिया हुआ है। हमें पता है कि जब हम ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं केमनोफोर के साथ, ऑक्सैलिक एसिड की जब हम टाइट्रेशन करते हैं केमनोफोर के साथ, तो हमें पता है कि बताओ कलर कौन सा आता है इसका, बताओ इसका कलर क्या आता है? जब हम ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करेंगे केमनोफोर के साथ, तो बताओ कलर कौन सा कलर आता है? केमनोफोर कौन सा कलर, पर्पल कलर शो करते हैं ना, हाँ वो वायलेट कलर टाइप से। ठीक है, तो देखो होता कैसे ना, हमें पता है कि जो मैंगनीज है, मैंगनीज कहाँ से कहाँ जाएगा, मैंगनीज यहाँ से जाएगा +7 से +2 में जाएगा, मैंगनीज कहाँ से कहाँ जाएगा, +7 से +2 के अंदर जाएगा। ओके, अब देखो अगर आपने कभी टाइट्रेशन की है लैब में, किए किसी ने लैब के अंदर टाइट्रेशन, लैब में गए हो कभी? हाँ, अगर आपने लैब में कभी टाइट्रेशन की होगी तो आपने, अगर चलो नहीं की तो आप चाहे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, उसके अंदर जल्दी पता क्या होता है, मतलब हम डाल रहे हैं उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड डाल रहे हैं केमनोफोर के सॉल्यूशन में, तो हम मान लो कि 10 ml के बाद एंड पॉइंट आएगा, मान लो 10 ml के बाद नहीं आएगा, 10 ml के बाद एंड पॉइंट आएगा। तो क्या होता है कि हम बहुत सारा ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, बहुत सारा ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, बहुत सारा ऑक्सैलिक एसिड डालते हैं, 9 ml तक भी कुछ नहीं चेंज होता, 9 ml तक भी कुछ भी चेंज नहीं होता। 9 के बाद 9.5 पे जाके हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाता है, 9.5 के बाद हल्का सा चेंज होता है, और एकदम जो कलर है ना, एकदम एक ड्रॉप डालते ही, सिंगल ड्रॉप डालते ही कलर एकदम डार्क हो जाता है, कलर एकदम क्या, कलर एकदम बहुत डार्क हो जाता है, मतलब पहले कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा था, एकदम बहुत ज्यादा डार्क हो गया। तो वही है कि जो है हमारा मैंगनीज +7 से +2 में गया, और जो +2 है ना, मैंगनीज +2
ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। ये करता है, ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। ओके, तो जब मैंगनीज +7 से +2 में गया तो +2 बहुत ज्यादा बन गया, तो इसने कैटलिस्ट का काम किया, तो फिर एकदम कलर क्या हो गया, एकदम कलर बहुत ज्यादा क्या हो गया, डार्क हो गया वहां पे कलर। पहले डार्क है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा वहां पे। जैसे मैंगनीज +2 बना, काफी सारा बना, तो इसने कैटलिस्ट का काम किया, तो फिर एकदम क्या हो गया, एकदम कलर ज्यादा डार्क हो गया था। वन ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप चेंज भी बोलते हैं। अगर आपने एक ड्रॉप के अंदर लाइट कलर आया है, अगर आप एक ड्रॉप और डाल दोगे तो कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो वही बात कर रहे हैं, ऑटो कैटलिस्ट करते हैं कहीं। जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ही हमारा ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है। तो ये भी थर्ड टाइप का कैटलिस्ट होता है हमारा। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट। हमें पता है कि प्रॉपर्टी कैटलिस्ट की क्या है, ये खुद अनचेंज रहता है, हमें बाद में एज इट इज हमें वापस मिल जाता है। और स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ही कम कैटलिस्ट से हम बहुत सारी काफी सारे रिएक्शन को प्रोसीड करा सकते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड रिएक्शंस को प्रोसीड करा सकते हैं। कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये एग्जाम के अंदर आता भी है कि कैटलिस्ट से कभी रिएक्शन इनिशिएट नहीं होती। ये मैंने आपको काइनेटिक्स के अंदर भी बताया था, रिएक्शन होगी, अपने आप होगी, बट कैटलिस्ट ये नहीं है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा। वो मानो कि एक रिएक्शन हो ही नहीं रही, हमने कैटलिस्ट डाले तो रिएक्शन हो गई, ऐसा कभी नहीं होता। रिएक्शन वो पहले भी हो रही थी, रिएक्शन वो बाद में भी होगी, बस उसका जो स्पीड है वो स्पीड चेंज होगी उसकी। तो जो कैटलिस्ट है वो कभी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर में आगे बताऊंगा। दो टर्म आते हैं, सिलेक्टिव आते हैं, स्पेसिफिसिटी आती है। स्पेसिफिक का मतलब ये लगा लो कि इसके अंदर देखो, कैटलिस्ट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट जो प्रोडक्ट बनाना है वही प्रोडक्ट बनाएगा, उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, जिस रिएक्शन को प्रोसीड कराना है सिर्फ उसी रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। अगर उस कैटलिस्ट को हम कहीं और रिएक्शन पे लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो वहां पर कैटलिस्ट का काम करे। ठीक है, मान लो एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर जैसे हमारी हाइपर प्रोसेस है, तो आयरन कैटलिस्ट का काम करता है, तो जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन के अंदर आयरन करेगा। तो इसमें स्पेसिफिक नेचर है कैटलिस्ट का पूरा। ठीक है, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं करता, बस इक्विलिब्रियम का जो स्टेप है वो स्टेप उससे जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम अटेन जल्दी हो जाता है, पोजीशन चेंज नहीं करता। इक्विलिब्रियम का जो अटेनमेंट है ना, अटेनमेंट जल्दी आ जाती है। मतलब आप इससे समझ सकते हो कि बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है इसके अंदर। मानो ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन है यहाँ पे। ओके, अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम अटेन के अंदर जरूरी नहीं है कि ये 50 हो और ये 50 हो, ये 70 हो सकता है, ये 30 भी हो सकता है, ये 30 हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 50-50 पे ही इक्विलिब्रियम आएगा। ओके, मान लो कि हमने मान लिया कि ये 70 है और ये 30 है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इक्विलिब्रियम के बाद ये 70% है और ये 30% है। भी जो ज्यादा स्टेबल होता होगा तो वही रिएक्शन जाएगी हमारे ज्यादा। इसका मतलब ए क्या है, ए हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। सर वॉइस कट हो रही है बार बार, भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है। तो मान लो कि अगर हमने इसके अंदर कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ तो 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा। मान लो 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन होगा, तो अगर हमने इसके अंदर कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो अब वो इक्विलिब्रियम हमारा जल्दी अटेन हो जाएगा। मान लें 5 मिनट में हो जाएगा या फिर 2 मिनट में हो जाएगा। बट इस 70 और इस 30 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही ये जो लाइन है ये बोलना चाह रहा है, ये कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर ये 70% बनेगा तो ये 70 ही रहेगा, चाहे कैटलिस्ट डालें चाहे कैटलिस्ट ना डालें हम। बट उसका जो जल्दी वो है ना, कैटलिस्ट का जो इक्विलिब्रियम का जो स्टेप है वो जल्दी आ जाएगा, बस ये कहना चाह रहे हैं। समझ आया नहीं कैटलिस्ट वाला ये पॉइंट, मैंने पहले भी बताया होगा काफी बार उसके अंदर। हाँ, फाइनल स्टेट में थोड़ा चेंज होगा, कुछ भी जल्दी आ जाएगा। मतलब जितना ये बनेगा उतना ही रहेगा जितना होता है ये इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट से जल्दी आ जाएगा, पहले 10 मिनट में आ रहा था ये, तो अब 5 मिनट में आ जाएगा इक्विलिब्रियम का स्टेट, बस इतना ही होगा। कोई चेंज, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, पोजीशन में, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, ये चीज समझ आनी चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर ये पॉइंट। अच्छा, ये आपको पता है कि एक होता है कैटलिस्ट प्रमोटर होते हैं, एक होता है इनहिबिटर, या इनको पॉइजन भी बोलते हैं। प्रमोटर क्या होते हैं, जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को भी बढ़ा दे। जैसे हाइपर प्रोसेस के अंदर मोलिब्डेनम प्रमोटर का काम करता है। नॉर्मल एसिड आ रहे हैं, ठीक है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो कैटलिस्ट की भी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है ना उसको भी वो इंक्रीज कर दे, उसको हम प्रोमोटर बोलते हैं। ओके, और एक होता है हमारे पास पॉइजन बोलते हैं या फिर इसको इनहिबिटर भी बोलते हैं। वो होते हैं ये जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या कर दे, वो डिक्रीज कर दे, तो इसको हम बोलते हैं पॉइजन बोलते हैं इसको। ओके, तो जैसे हाइपर प्रोसेस के अंदर
मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर की तरह यूज होता है, इसके अंदर Cr2O3 ये प्रोमोटर की तरह यूज होता है। तो वही एग्जांपल्स ना देखो बिल्कुल नहीं याद, मतलब बिल्कुल रट्टा लगाना एग्जांपल्स का, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होते रहेंगे एग्जांपल्स, ठीक है ना। जितनी बार आप रिवीजन लोगे इसके तो आपको सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। इसके अंदर एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, इसके अंदर टेलुरियम का और कैटालिटिक पॉइजन क्या होता है, तो कैटालिटिक एफिशिएंसी को क्या कर दें, उसको वो डिक्रीज कर दें। ओके, AS2O3 कैटलिस्ट की तरह एक्ट एज ए कैटलिस्ट पॉइजन, ये पॉइजन की तरह काम करेगा, इसके अंदर ये करेगा। वही बोल रहे हैं कि पॉइजनिंग कैसे होती है। पॉइजनिंग होती है कि जो हमारी जो एक्टिव साइट्स है ना, एक्टिव साइट्स पे जाके पॉइजन जाके अटैच हो जाता है। जो भी हमारी एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे जहां पे भी कैटलिस्ट को जाना था उस जगह पे जो हमारा जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर चला जाता है। ओके, इनहिबिटर जाएगा तो इनहिबिटर जाने से क्या हो जाएगा, वो अब वो जो साइट है वो साइट अब अवेलेबल नहीं है, वो साइट अवेलेबल नहीं है। जब वो साइट अवेलेबल नहीं है तो फिर कैटलिस्ट काम नहीं करेगा वहां पे, तो फिर एक्टिविटी कैटलिस्ट की क्या होगी, कम होगी है। कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। इसके बेस पे ना दो से तीन मैकेनिज्म है, 2 से 3 बेरियम सल्फेट लीनियर कैटलिस्ट बताऊंगा अभी आगे आएगा लीनियर कैटलिस्ट में। देखो 3 थ्योरी है जो कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। पहली थ्योरी क्या है, पहली थ्योरी हमारी इंटरमीडिएट थ्योरी। पहली जो थ्योरी है वो है हमारी इंटरमीडिएट थ्योरी। इंटरमीडिएट थ्योरी क्या बनती है, क्या बोलती है कि मान लो कि ए और बी हमारे दो रिएक्टेंट है और डी हमारा प्रोडक्ट है। ए और बी दो हमारे रिएक्टेंट और डी हमारा प्रोडक्ट है, और एक्स क्या बनेगा, एक्स हमारा कैटलिस्ट है। यहाँ पे एक्स हमारा कैटलिस्ट है, तो क्या रहेगी, जो दो हमारे रिएक्टेंट है, दो में से कोई एक रिएक्टेंट पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा और एक टाइप का इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। तो ये स्लो प्रोसेस होगा, कैटलिस्ट के साथ वो कंबाइन कर रहा है तो स्लो प्रोसेस होता है, और यही हमारा डिटरमिनिंग स्टेप होगा। ओके, और जो हमारा एक्स होगा, अब वो हमारा दूसरा जो रिएक्टेंट होगा उसका वो रिएक्ट करेगा और ए बी से डी बन जाएगा, और एक्स हमारा जो कैटलिस्ट है वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो थ्योरी है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। ओके, वही सिंपल आपको पता ही है। तो इसके एक दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, देखो ये SO2 प्लस O2 से क्या बनेगा, SO3 बनेगा, और NO क्या है, NO हमारा कैटलिस्ट है यहाँ पे। ओके, पहले NO और से कंबाइन करेगा तो NO2 बनाएगा, तो इंटरमीडिएट बनेगा, और यही हमारा क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। और फिर जो हमारा NO2 बना है वो फिर SO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और हमें जो ये तो हमें कैटलिस्ट मिल गया वापिस, और हमें SO3 हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा इंटरमीडिएट थ्योरी है कैटलिस्ट की, सबसे फर्स्ट थ्योरी है हमारी। 2-3 एग्जांपल, कोई सारे एग्जांपल लिखे हुए यहाँ पे। हाँ जी बताओ, 3 थ्योरी आएंगी, ये हमारी फर्स्ट थ्योरी है इंटरमीडिएट थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। फटाफट बताओ, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, बताओ भी जल्दी बताओ। ठीक है, अच्छा चलो इसमें ना देखो जो नोट्स है ना, मैं आपको पहले बता दूं, क्लियर कर दूं। शुरू वाले तो जो आपने लिखने हैं लैंगमर एब्जॉर्प्शन लिखना ही है। उसके बाद ना ये जो नोट्स हैं ये थोड़े कंपटीशन के नोट्स हैं, मैं आपको पहले बताऊं। और जो इसके बाद जो पीडीएफ मिलेगी आपको, ये सीबीएसई वाली मिलेगी। ये यहाँ से जो ये पीडीएफ है, यहाँ से जो भी आगे पेजेस आएंगे ये सीबीएसई वाले आएंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो दोनों को देख के जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। तो इसी में से मैं आपको सेकंड मैकेनिज्म बता रहा हूँ, सेकंड जो हमारी थ्योरी है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके अंदर ठीक है, देखो जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है हमारी मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट की जो हमारी थ्योरी है ये हमारी सेकंड थ्योरी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होती है। पहले समझो ये हमारा प्रोसेस है पूरा का पूरा, इसके अंदर पूरे के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है। कैसे एब्जॉर्प्शन हो रही है इसके अंदर, देखो ये हमारी कोई भी कैटलिस्ट की सरफेस है, ये है ये क्या, ये हमारी कैटलिस्ट की सरफेस है। ओके, और ए और बी क्या है, ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, मतलब ए अलग रिएक्टेंट है, बी अलग रिएक्टेंट है, इनके बीच में कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, बीच में प्लस लिखा हुआ है, ए अलग रिएक्टेंट है, बी अलग रिएक्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का, सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन होगा रिएक्टेंट का। तो ए और जो बी है ना वो वीकली अटैच हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे, वो कैटलिस्ट से जाके कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके वो अटैच हो जाएंगे। जैसे आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया होगा प्लेटिनम की सरफेस पे होता है, तो वही है सारा ये। तो सबसे पहले क्या होगा, ए और बी जो लूज बॉन्ड फॉर्म करेंगे और
कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके हो जाएंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे। ये एक इस केस में ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सेम यही डायग्राम सा बना के दिया हुआ है। 4 ऑप्शन होंगे, बताओ पहले कौन सा स्टेप होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप क्या होगा और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा। है तो बिल्कुल सिंपल, बस आपको पता होना चाहिए। पहले रिएक्टेंट आते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पे और लूज बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है कैटलिस्ट के बीच, या तो डॉटेड से बना लो, इस तरह बना लो, या फिर पूरा बॉडी बनाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जो हमारे ए और बी जो हमारा रिएक्टेंट है ना, वो कैटलिस्ट के साथ भी अटैच है और आपस में भी वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। आपस में भी क्या करते हैं, बॉन्ड की मतलब वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन वो कर लेते हैं। ये हमारा बीच वाला स्टेप होता है। ओके, और अल्टीमेट लास्ट में तो अल्टीमेट लास्ट में डिसऑप्शन होता है। और डिसऑप्शन में मतलब कि जो ए और बी जो बॉन्ड फॉर्म किया था वो बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कैटलिस्ट का और रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो और वीक होता रहता है। तो अल्टीमेटली हमें ए बी हमें अलग मिल जाता है, जिसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, तो यही हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। और जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट दोबारा से क्या होता है, वो रीजनरेट हो जाता है। जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट दोबारा से क्या हो जाएगा, वो दोबारा से वो रीजनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सारा का सारा मैकेनिज्म होता है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं है, लिखा भी हुआ है। रिएक्टेंट आर डिफ्यूज ऑन द कैटलिस्ट सरफेस। सबसे पहले रिएक्टेंट डिफ्यूज होते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पे। फिर एक लूज बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट। फिर केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन होगी ना, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन जाता है कैटलिस्ट के अंदर ही। ओके, और बाद में क्या होता है, कैटलिस्ट रीजनरेट होता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। और जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो कैटलिस्ट की सरफेस से वो दूर चला जाता है। कैटलिस्ट की सरफेस से क्या जाता है, वो दूर चला जाता है वो, और वो हमारा फिर प्रोडक्ट बन जाता है और कैटलिस्ट हमें दोबारा से वापस मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन बनाने के लिए वो रेडी हो जाता है। हाँ जी बताओ जी, हमारा सेकंड मैकेनिज्म है, सेकंड थ्योरी है, मोडर एडसॉर्प्शन थ्योरी बोलते हैं इसको। हाँ जी बताओ, इसके अंदर किसी को डाउट है क्या? क्लियर है ना? चलो, यहाँ पे थोड़ा ना इसमें इसमें सही नहीं लिखा हुआ, ये वाला मेरे को ठीक नहीं लगा, तो इसलिए मैंने आपको उसमें से करा दिया, तो उसमें से लिख लेना ना, ये जो है लास्ट वाला ये अभी जैसे ही जैसे बनता है कैटलिस्ट और प्रोडक्ट बनता है, अब प्रोडक्ट जाके एडसॉर्ब नहीं होगा, अब प्रोडक्ट की एडसॉर्प्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट दूर चला जाएगा कैटलिस्ट की सरफेस से, क्योंकि अब एडसॉर्प्शन नहीं होगी। ओके, तो वही लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे एंजाइम कैटलिसिस। हमें पता है कि बायोकेमिकल कैटलिस्ट को क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, ये आपने बायो में पढ़े होंगे। तो इसके अंदर काफी सारे लिखे हुए हैं, वैसे तो आपके बायो के अंदर ही आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर करोगे उसके अंदर भी आते हैं मेन, ये बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसके अंदर ही आते हैं मेन हमारे सारे। इन्वर्टेज हमें पता है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में यूज करते हैं, यूरेज, माल्टेज, लैक्टिक, ये सारे एंजाइम्स ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल बनाने में। तो सारे के सारे बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं, ये याद कर लेना कौन सा किसके अंदर यूज करते हैं, बायो के अंदर पढ़ेंगे, वरना इसके अंदर नहीं आते, वैसे वो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है ना उसके अंदर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। बाकी यहाँ पे भी बता दिए हैं, तो वहां पे भी आपको याद करने हैं, यहाँ पे भी याद करने हैं। वही है कि देखो, नेक्स्ट लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स कैटलिस्ट से हमें पता है कि जो कोई कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट का नेचर स्पेसिफिक होता है, और जो कैटलिस्ट है ना वो 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बढ़िया काम करता है। मतलब उस टाइम उसकी एक्टिविटी क्या, उस टाइम उसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, और जो पीएच होता है 5 से 7 पीएच में बढ़िया काम करता है। जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की जो जो एक्टिविटी है, अगर टेम्परेचर हमारा इस रेंज का है और पीएच हमारा इस रेंज का है, तो कैटलिस्ट जो है हमारा उसकी एक्टिविटी सही होती है, वो सही से काम करता है। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही है सारा का सारा। ये ग्राफ आ गया रेट वर्सेस, हाँ ऑप्टिमम पीएच, ये पढ़ा होगा ना ऑप्टिमम पीएच आपने, रेट वर्सेस पीएच और रेट वर्सेस टेम्परेचर। तो जो ये जो रेंज है ये हमारा ऑप्टिमम पीएच की रेंज है, और जो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज होगी। पढ़ी होगी आपने, ये बायो के अंदर पढ़ा हुआ है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ये लोग कीलोग मैकेनिज्म भी पढ़ा होगा आपने, कीलोग मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है। सर नोट सेंड कर देना बुकलेट, हाँ मैं नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। कीलोग मैकेनिज्म पढ़ा है ना, हाँ कीलोग पढ़ा ही होगा तो आपने, इसमें कर लेना, ये भी ठीक लिखा हुआ है, वरना इस वाले में भी लिखा हुआ है। कहाँ गई मेरी चित्रकारी, ये देखिए शायद। ओके, कीलोग मैकेनिज्म आपने पढ़ा ही है कि एक हमारा एंजाइम होता है और एक हमारा सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। एंजाइम किसकी तरह काम करता है, लोग की तरह करेगा, की तरह करेगा, ये हमारा सब नॉन मेडिकल वालों में नहीं पढ़ा,
हाँ बस कीलॉग मैकेनिज्म है, सिंपल सा मैकेनिज्म, कुछ ज्यादा उसके अंदर नहीं है। स्पेसिफिक नेचर बताता है ये कीलॉग मैकेनिज्म ना, स्पेसिफिक नेचर, जैसे एक जो पर्टिकुलर लॉक है उससे एक पर्टिकुलर चाबी होती है, वो तो आपको पता है कि अब आप बोलोगे सर दूसरे बारे में लग जाएगी, बट जनरल बात कर रहे हैं, अगर वो एक्स्ट्रा लॉक है तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर की ही काम करेगी, तो वही है स्पेसिफिक नेचर बताता है कैटलिस्ट का। जो एंजाइम होता है, एंजाइम किसकी तरह काम करेगा, लॉक की तरह करेगा, की की तरह करेगा, लॉक की तरह करेगा। जो हमारा सबस्ट्रेट होता है या रिएक्टेंट बोल लो, ये की तरह काम करता है। तो पहले एक ही वही है कि जो एंजाइम है सबस्ट्रेट पे जाके अटैच हो जाता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट जैसे ये हमारा सबस्ट्रेट है, फिर इसके बीच में क्या होता है, एसोसिएशन हो जाती है। जो सबस्ट्रेट है वो हमारा एक तरह से ब्रेकडाउन लगा लो, या फिर वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, ओके। और फिर जो बाद में क्या होगा, जैसे वो प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुआ और एंजाइम से वो क्या हो जाएगा, एंजाइम से वो अलग हो जाता है, तो फिर जितने भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसके अलग से प्रोडक्ट में मिल जाते हैं उसके। तो यही है कीलॉग मैकेनिज्म। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक नेचर के बारे में बता रहा है। एंजाइम वर्क्स एज अ लॉक और रिएक्टेंट किसी तरह काम कर रहे हैं, टी की तरह। अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट कैन फिट इनटू अ पर्टिकुलर एंजाइम, इतना ना जो कीलॉग मैकेनिज्म है वो स्पेसिफिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट को एक पर्टिकुलर एंजाइम ही क्या कर सकता है, प्रोसीड कर सकता है, उससे ही वो रिएक्शन प्रोसीड होगी। एंड फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स व्हिच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट रीजनरेट। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे, और उससे क्या होगा, उससे फिर वो रीजनरेट होएगा, बाद में प्रोडक्ट मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी सिलेक्टिविटी दोनों डिफरेंट होते हैं, मैं बताऊंगा, ये आगे स्पेसिफिसिटी सिलेक्टिविटी दोनों डिफरेंट होती है एंजाइम्स में। एडवांटेज वगैरह लिख लेना, सीरीज में लगा लेना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर लेना, सीरीज में ही है वैसे, देख लेना एक बार। सॉलिड कैटलिस्ट की लिखी हुई है। जियोलाइट्स मैंने आपको बता रहा है, जियोलाइट्स पहले बताया था एक बार एस ब्लॉक में, हाइड्रोजन चैप्टर में जब हमने वो किए थे हार्ड वाटर की, उसके लिए किया था ना, Na2Al2Si2O8, तो जियोलाइट्स थे वो ना हमारे। जियोलाइट्स क्या होते हैं हमारे, जियोलाइट्स क्या होता है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं उनके, उसको हम जियोलाइट्स बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला ये होता है इसका, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनकी जो जो पोर्स होता है, पोर्स के अंदर वाटर होता है, ओके। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा यूज है, वही ZSM5 पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका। जो जियोलाइट्स होते हैं वो एंटी नॉकिंग एजेंट भी होते हैं बहुत सारे, पेट्रोल उसकी जो फ्यूल है, फ्यूल की एफिशिएंसी को वो इंक्रीज कर देते हैं, ओके। तो ये एंजाइम्स के बारे में वही आप बता रहे थे, स्पेसिफिक नेचर और सिलेक्टिव नेचर, ये बता रहा है ना, स्पेसिफिक और सिलेक्टिव दोनों अलग अलग होता है। स्पेसिफिक क्या होता है, ईच एंजाइम कैटलाइज ओनली वन केमिकल रिएक्शन, जो हर एक एंजाइम है वो सिर्फ एक ही केमिकल रिएक्शन क्या कर सकता है, वो प्रोसीड कर सकता है। जैसे इन्वर्टेज है तो वो एक ही टाइप की केमिकल रिएक्शन को वो प्रोसीड करे, तो ये तो होगा उसका स्पेसिफिक नेचर। और सिलेक्टिव नेचर क्या होता है कि जो एंजाइम से जो जो हमारा रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, एन एंजाइम डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सिर्फ उससे एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, उससे उसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसके ऊपर शायद ऊपर एग्जांपल्स भी लिखे हूं, मिल जाएंगे आप, हाँ ये शायद, हाँ ये एग्जांपल सिलेक्टिव नेचर। देखो अगर हम यहाँ पे कॉपर ले रहे हैं तो हमें HCHO मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे निकल ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, CH4 मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कैटलिस्ट तो हमें क्या मिल रहा है, मिथाइल एल्कोहल मिल रहा है। तो ये इसका सिलेक्टिव नेचर होगा कि हर एक एटलीस्ट अपना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनाएगा, उसका सिलेक्टिव नेचर है उसका, ओके। बाय सिलेक्टिविटी मींस इट्स एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसको उसके हम सिलेक्टिव नेचर बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव नेचर बोलते हैं, ओके। बस इसके अंदर इतना ही है, चैप्टर आपका ये फिनिश हो चुका है। पीडीएफ में आपको अभी सेंड कर दूंगा, पीडीएफ नोट कर लेना थोड़ी देर में, फिर आपको कोई नहीं। तो और आपने इसको नोट कर लेना है, और फिर कल जो है मेंस के क्वेश्चन, एलिमेंट्री प्लस मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने एलिमेंट्री के, 20 से 30 क्वेश्चन एलिमेंट्री के होंगे शायद, और 50 से 60 आप बोल रहे थे ना, 50 से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो मेंस होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मतलब वही थ्योरी वाले क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, भाई मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार कॉपी पढ़नी है सही से, 2 से 3 बार एग्जांपल्स बार बार याद करनी है उसके, और फिर एक बार एनसीईआरटी की अच्छे से रिवीजन ले लेना, फिर बाद में क्वेश्चंस करना, बहुत जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो कई क्वेश्चन होंगे कैटलिस्ट वगैरह के, दो आएंगे, एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, बस उसके अंदर आता है वो
उसके अंदर पॉलीमर के अंदर जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट सुना हुआ नाम, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है हमारा TiCl4 प्लस AlR3, ये हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, ठीक है। TiCl4 प्लस AlR3 ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। होता क्या है कि पॉलीमर में आता है ऐसे वो, पर इसके अंदर ही बात कर लेते हैं क्योंकि कैटलिस्ट है ना ये भी। होता क्या है कि जैसे हमारा कोई पॉलीमर हम बना रहे हैं, तो नॉर्मल जब हम पॉलीमर बनाते हैं ना, नॉर्मल जो पॉलीमर बनाते हैं तो वो लो डेंसिटी पॉलीमर बनता है। जैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनाएंगे ना, जनरली जो पॉलीमर आता है उसको दो मैकेनिज्म से बनाते हैं, वैसे मैकेनिज्म बहुत सारे हैं। एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगा लो, एक लगा लो जिगलर नाटा कैटलिस्ट लगा लो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो बनता है वो लो डेंसिटी बनता है, लो डेंसिटी। और जो जिगलर नाटा से बनाते हैं वो हाई डेंसिटी पॉलीमर बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर बनता है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट पॉलीमर बनाने के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्वेश्चन था, मैंने देखा था जिगलर नाटा कैटलिस्ट का, तो इसे बता दूं TiCl4 प्लस AlR3 ये है, TiCl4 प्लस AlR3 ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, नोट कर लेना है कॉपी में। R हमारा अल्काइल ग्रुप ही है, मतलब भैया कि जो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा तो R की जगह CH3 दे देगा, तो ये मत सोचना कि R कुछ लगा है तो CH3 आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, तो R कुछ भी हो सकता है उसके, है ना। जनरली लोअर ही होते हैं, 2 से 3 ज्यादा ज्यादा बस। हाँ जी क्लियर है, ओके ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं।